Namaskar and welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. Dear friends, हमारे टेबल पर हैं 5 important topics. I would like to start our discussion with this topic. ये हिमालयन क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. डिजास्टर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं. ऊपर से हम इनको नेचुरल डिजास्टर्स ही कहते हैं, लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, इसका आंसर भी आप जानते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें या ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सस्टेनेबल नहीं है. ये बहुत सारे रिपोर्ट्स में, बहुत सारी फाइंडिंग्स में हमें देखने को मिला है. तो प्रश्न ये है, discuss the significance of post-disaster policy reflections and preventive measures in reducing casualties during Himalayan avalanches. हाल ही में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया. एक उत्तराखंड का गांव है जिसका नाम है माणा. यहाँ पर एक बहुत बड़ा एवलांच आया और यहाँ पर 23 वर्कर्स जो हैं इनको रेस्क्यू किया गया. इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया था. आपके लिए प्रश्न है, आईटीबीपी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसी के साथ ये भी बताइए कि आईटीबीपी जो है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है. राइट, इट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री. ये क्वेश्चन आपको, इसका जो जवाब है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है. नाउ अनफॉर्चुनेटली ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर ये जो एवलांच आया, तो इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई. ये लोग जो हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये 23 वर्कर्स हमने देखा ना, तो ये वर्कर्स और जो 8 लोग मर गए, तो ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे. और ये कंस्ट्रक्शन साइट जो है ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर थी. और यहाँ पर माणा विलेज जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन के पर जुड़ा हुआ है या फिर लोकेटेड है. तो इस प्रकार के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, तो इनके रोड्स और इन सारी चीज़ों का काम जो है ये बीआरओ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. ये हमारा आर्मी का ही एक यूनिट है. अब ये सारे जो एवलांचेस यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी एक डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ये सारे हिमालयन रीजन के जो हमारे बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं, बहुत ही खूबसूरत ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उन पर इम्पैक्ट आ रही है. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर टॉपिक जो कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था. आपको याद होगा कि दिल्ली में जो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, तो उस समय पर हमने यूरेशियन प्लेट के बारे में बात की थी, इंडियन प्लेट के बारे में बात की थी. और आई एम श्योर यू ऑल नो, बेसिक जियोग्राफी की ये बात है कि हिमालयन क्षेत्र जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, इट इज़ वेरी वेरी एक्टिव माउंटेन रेंज इन टर्म्स ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट. तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नेचुरली काफ़ी ज़्यादा होती हैं. ऊपर से जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या हम इनको 100% सस्टेनेबल कह सकते हैं? द आंसर इज़ नो. बहुत बड़ा ऑपरेशन था. 10,500 फीट एलिवेशन पर इसको कंडक्ट किया गया. हेवी स्नोफॉल चल रहा था और अलग अलग टीम्स ने 60 आवर्स तक नॉन स्टॉप काम किया, तब जाकर लोगों को रेस्क्यू कर पाए हम. हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया गया लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए. आर्मी के, एयरफोर्स के, एक प्राइवेट चॉपर जो है उसको भी यहाँ पर यूज़ किया गया था. रेस्क्यू के लिए ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. और लोगों की, यानी कि वहाँ के जो हमारे जवान हैं, उनकी जो उनका जो एक्सपीरियंस है रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ, जो भी अभी तक के लेसन हमने सीखे हैं, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जब हम मिक्सअप करते हैं, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हम बार बार भूल रहे हैं, दैट इज़ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ मीन्स ये अगर हम माणा विलेज की बात करें, तो जैसे मैंने बताया ना कि ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, क्योंकि चाइना के साथ एक बहुत ही नज़दीक, चाइना बॉर्डर पर आया हुआ ये एक विलेज है. तो यहाँ पर एवलांचेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. तो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्या करते हैं, हिस्टोरिकली ये देखने को मिला है, जो विलेजर्स हैं वो माइग्रेट होते रहते हैं. विंटर टाइम पर जब विंटर की सीजन्स आती हैं तो ये लोग लोअर एरियाज़ में आ जाते हैं. यहाँ पर जो माइग्रेशन है ना, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, तो विंटर के टाइम पर लोग जो हैं वो नीचे उतर जाएंगे और समर टाइम जब आएगा तब ये लोग जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे.
राइट। तो इस प्रकार का अप डाउन वाला माइग्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। माइग्रेशन कोइंसाइड्स विद बद्रीनाथ टेम्पल क्लोजर इन नवंबर। जब बद्रीनाथ का मंदिर जो है उसके दरवाजे, उसके द्वार जब बंद होते हैं, उसी समय पर लोग जो है वो माइग्रेट होकर लोअर एरियाज़ में चले जाते हैं। और जब बद्रीनाथ मंदिर के द्वार खुलते हैं अप्रैल मई महीने में, तब लोग जो है वो वापस हिली या फिर एलिवेशन या फिर हाइट पर चले जाते हैं, राइट। ये प्रैक्टिस जो है ये यहाँ के लोगों के एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई एक प्रैक्टिस है। उनको पता है कि यहाँ पर ये हिमालयन रीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन हो जाता है, खास करके जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ पर, जो हाइट पर है वो क्षेत्र की बात हो रही है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन इसी के साथ साथ व्हाट वी नीड टू डू इज़ यहाँ की जो नॉलेज है, यहाँ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक मर्ज होना, एक कोलैबोरेट होना जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम प्रोजेक्ट्स चलाएं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है। यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो लोग बाहर से आए थे, दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट द रिस्क्स एसोसिएटेड इन दिस रीजन। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वी हैव टू कंडक्ट दिस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, या फिर जो एक प्रोजेक्ट चालू है तो उसको ईयर राउंड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पर आपको इसको ख़त्म करना है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट दैट ईजी। यहाँ पर बैठे बैठे बात करना इट्स वेरी ईजी, लेकिन वहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये सारे इंसिडेंट्स से हमें जो एक चीज़ सीखनी है वो यही है कि वी नीड टू डू वट एवर वी डू राइट इन दिस रीजन। जो भी प्रोजेक्ट्स हम करें ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस चला जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उन पर उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं देते हैं। जब कोई डिज़ास्टर हो गया उसके बाद बेस्ट एनर्जी से हम काम करते हैं, ये हमारे देश की एक पैटर्न रही है। लेकिन जब डिज़ास्टर नहीं है, जब वक्त जो है वो मीन्स व्हेन वी आर इन पीस, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस समय पर हम डिज़ास्टर की उतनी अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं। व्हाट वी कैन डू हियर इज़, जो कंटेनर्स बनाए थे लोगों को रहने के लिए, यहाँ पर कंटेनर्स प्रोवाइड किए गए थे, तो ये रेगुलर कंटेनर्स थे। वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जो एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशंस हैं, तो वहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स जैसे कंटेनर्स बनाए जाते हैं कि कितना भी बड़ा एवलांच आ जाए, राइट, अंदर जो लोग हैं तो उनको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। दे विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट रेस्क्यू टीम्स, उनको खाने पीने की चीज़ें, थोड़े टाइम सर्वाइव कर सके, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तो दे विल बी इन सेफ्टी, रीजनेबल सेफ्टी। तो जब भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हों, एज अ डेंजरस रिस्क प्रोन एरिया में अगर हम कोई ऑपरेशंस करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की खबरें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, राइट। बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड लाइक टू गिव यू ए ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़। ये सीरीज़ जो है इसका वाई ये है कि इट विल हेल्प यू विथ क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, राइट। आपकी एग्जामिनेशन में आपको एक एज प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली ये सीरीज़ जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन की गई है। एंड इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, देन एज वेल यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स from this particular series if you follow it on a regular basis. Now dear friends, let's talk about the next topic, right। जो हमारा second topic है ये इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। PMI आपने सुना होगा, right, PMI indices, right। what is PMI? दो होते हैं, एक है परचेजिंग, बेसिकली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसको कहते हैं। तो दो हैं, एक दो नहीं इनफैक्ट तीन है। एक जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई होता है, एक है सर्विस सेक्टर का पीएमआई, और तीसरा जो होता है ये कंबाइंड होता है, दोनों को देखता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कंबाइन करके देखता है। ये हो गया इसका ब्रीफ। क्रिटिकली एनालाइज द implications ऑफ द डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई इंडाइसेस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन। किस प्रकार की प्रायोरिटीज़ हमारी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू हमारी इकोनॉमी पॉलिसी। तो जैसा मैंने आपको बताया, पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और ये जो पीएमआई है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देश की इकोनॉमी जो है इसका मोमेंटम किस प्रकार का है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये पीएमआई। पीएमआई के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीएमआई जो है जब 50 के ऊपर होता है, लेट्स से कि सर्विस का पीएमआई जो है वो 51 हो गया,
तो 50 से ऊपर हैं तो दैट मीन्स कि चीज़ें जो हैं वो एक्सपांड हो रही हैं, पॉजिटिव्स हैं। अगर 51 था और 50 हो गया या फिर 50 के नीचे चला गया तो दैट मीन्स थिंग्स आर इन रेड, इन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। S&P ग्लोबल के द्वारा PMI सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं, 40 से ज़्यादा देशों में इसको कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों जो लेटेस्ट PMI आया है सर्विसेज का, फरवरी सर्विसेज PMI रोज टू 59, सो दिस इज़ अ वेरी गुड आंकड़ा, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जनवरी के साथ तो जनवरी में सर्विसेज का जो PMI था इट वाज 56.5, तो 56.5 से इंक्रीज होके 59 हुआ है, विच इज़ गुड। और ये 56.5 जो था ना, ये पिछले 25 महीनों का सबसे लो आंकड़ा था, तो उससे इंक्रीज होके 59 हुआ है, तो दिस इज़ ए गुड इंडिकेशन। तो सर्विस सेक्टर जो है इट इज़ एक्सपांडिंग, इट इज़ ग्रोइंग, विच इज़ ए गुड थिंग। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI को अगर हम देखें तो फरवरी में पिछले 14 महीनों का एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में इट हैज़ ड्रॉप्ड टू 56.3। तो अगर सर्विसेज भी डाउन होती, मैन्युफैक्चरिंग भी डाउन होता तो ये थोड़ा चिंता का विषय होता, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, तो एक बैलेंस जो है वो ये क्रिएट कर लेगा। NSO का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है Q3 के लिए, हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो थर्ड क्वार्टर जो है, तो इसके बारे में NSO का रिपोर्ट ये कहता है कि रियल GDP ग्रोथ जो है इट्स गोइंग टू बी 6.2% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स हैं, एज यू नो, राइट। क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो ये ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, और एज यू नो कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है। तो थर्ड क्वार्टर का जो NSO का रिपोर्ट है इट इज़ सेइंग कि 6.2% रियल GDP, तो ये 6.2, फिर 6.1, 6.3, 6.4 फॉर एग्जांपल, इस प्रकार के 4 क्वार्टर्स के जब रिजल्ट्स आते हैं तो इसकी एवरेज निकाली जाती है और उससे हमें हमारे एक साल की GDP का पता चलता है कि कितना ग्रोथ हुआ। सो दैट्स वाई दिस Q3 वाला जो आंकड़ा है दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की को अगर आप देखेंगे तो 2010 से हमारी जो हर साल की जो GDP है ना, इसमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है ये 2 सेक्टर से आ रहा है, बाकी का जो है वो प्राइमरी सेक्टर में से। मैन्युफैक्चरिंग इज फॉल्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज जो है वो टर्शियरी में है। तो ये 2 जो है ये 80% GDP में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन दोनों में अगर उछाल आता है, गिरावट आती है, तो इसकी इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ पर होती है। कैपिटल आउटफ्लो होने के बावजूद भी ये आंकड़ा सर्विसेज में देखने को मिला। दिस इंडिकेट्स के चीज़ें हमारे यहाँ पर काफ़ी रेजिलिएंट हैं। सेंसेक्स फर्म्स के प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छे रहे और क्वार्टरली अर्निंग्स जो हुए हैं, तो दिस रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे फंडामेंटल्स जो हैं वो धीरे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। ट्रंप साहब और उनकी टैरिफ के बारे में काफ़ी हमने डिस्कशन की थी। हमने ये भी देखा था कि 3 बड़े सॉल्यूशंस जो है वो भारत के लिए क्या है, याद आ रहा है ना आपको? 2 बार ये सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए हैं, 2 डिस्कशंस में हमने इसको कवर किया। और इसके अलावा भी ये ट्रंप टैरिफ और क्या क्या चीज़ें चल रही है इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है। तो अगर आप रेगुलरली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बेस जो है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्रंप्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 2 अप्रैल, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। द रीज़न इज USA रिमेन्स इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कोई ऐसा देश जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं तो दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उनको बेचते हैं। तो अगर USA हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा रहा है तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला है। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ AI ड्रिवन सॉल्यूशंस। कुछ जगहों पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन AI की वजह से अर्निंग्स जो है वो भी ड्रॉप हुई है। अगेन आई वुड लाइक टू रिलेट वन मोर आर्टिकल हियर। हमने डीप सीक के बारे में बात की थी कि कैसे डीप सीक जो है, चाइना का डीप सीक ऑफ कोर्स, तो ये कैसे एक डिस्ट्रप्शन इसने क्रिएट किया। तो भारत को क्या करना चाहिए, AI को लेकर भारत को अपने आप को कैसे प्लेस करना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो शायद हमें नए नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ AI एंड स्टफ, राइट। सो
एआई की वजह से क्या हो रहा है, हायरिंग में, ट्रेनिंग में, ये सारी चीज़ों में एक बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, दे आर बिट कोशियस कि फाइनेंशियल ईयर 25 में आईटी सेक्टर जो है इसका ग्रोथ 5.1% जितना होगा। दिस इज गुड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24, उसमें 3.8 था, तो उसके कंपैरिजन में 5.1 इज गुड। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हिस्टोरिकली, ये सेक्टर जो है ये 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है, डबल डिजिट में ये हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये सिंगल डिजिट में आ चुका है। एक बहुत बड़ा ड्रॉप है यहाँ पर, तो दिस इज ऑल्सो ए बिग चैलेंज फॉर आवर कंट्री, राइट। 3 बड़े चैलेंजेस जो हमारा देश फेस कर रहा है, उसमें नंबर 1 है रैपिड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि एआई। दूसरी चीज इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल यूएस रिसेशन। जिस प्रकार से टैरिफ्स को ऐड किया जा रहा है, तो यूएसए के लिए भी ये बेनिफिशियल नहीं है, वहाँ पर रिसेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। और यूएसए हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो वहाँ पर रिसेशन आएगी तो हमारे यहाँ पर भी इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगी। सो द बेस्ट बॉटम लाइन और सजेशन जो है, सॉल्यूशन जो है, दैट इज वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर ट्रेडिंग बेस। यानी कि यूएसए अगर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है सबसे बड़ा, तो वहाँ पर अगर रिस्क हैं, इफ़ यू कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो यही होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यूरोपियन यूनियन के साथ कितना हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं, वेस्ट एशिया के साथ कितना बढ़ा सकते हैं, आसियान देशों के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेडिंग बेस है उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यू कैन ऐड ऑस्ट्रेलिया हियर, साउथ अमेरिका हियर, अफ्रीका हियर, राइट। तो जब डाइवर्स होगा, डाइवर्सिफाई होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो किसी एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसकी सबसे बड़ी इंपैक्ट हमारे देश पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल इज दैट, इजंट इट, राइट। Let's move on to the third topic. This one is about Vienna Convention. Discuss the obligations of host countries under the Vienna Convention on diplomatic relations and their implications for India in light of recent security breaches. अभी हाल ही में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमारे एस जयशंकर साहब जो हैं वो लंदन की विजिट पर गए थे और उस समय पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। इस चीज़ को लेकर भारत ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। हुआ ऐसा कि जयशंकर साहब जहाँ पर जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स पहुँच गए, उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया और भारत का झंडा जो है उसका भी इंसल्ट किया, तो बेसिकली भारत का ही इंसल्ट किया। This incident highlights misuse of democratic freedoms by separatist elements. This is very very unfortunate. ये चीज़ जो है ये बहुत सारे ऐसे देशों में हमें देखने को मिल रही है, खास करके डेवलप्ड देशों में। क्या हो रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जाकर फ्रांस, यूके, स्वीडन, जर्मनी एंड देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज वहाँ पर अब बस चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक वहाँ पर रह रहे हैं। और अब वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें शारिया लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं। ये जो हमारे देश का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ से माइग्रेट हुए लोग जो हैं वो अब वहाँ पर बैठकर ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक अलग देश चाहिए जिसका नाम है खालिस्तान। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये पुलिस कोर्डन को तोड़ दिया, भारत के झंडे को अपमानित किया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये होस्ट नेशन की होती है। जिस देश में लेट्स से हमारा हाई कमीशन है, हमारा अगर हमारी एम्बेसी है, या फिर हमारे डिप्लोमेट्स, या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, या भी कोई भी मिनिस्टर जो है वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट कंट्री की होती है। अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सारे अलग अलग देशों के लोग, और हमारे देश की यहाँ पर जो टॉपिक की बात हो रही है, तो दिस इज़ अबाउट खालिस्तानी एक्टिविज़म। तो वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा वायोलेशन हो रहा है। और ये एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की डिमांड है। अब सिख जो हैं वो हमेशा से हमारे देश भारत का एक कहते हैं ना कि आप भारत को इसके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। और हमारा देश जो है इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री।
हमारे देश का कल्चर जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ और यहाँ पर भी ऐड करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है इसकी वजह से हमारा देश सेक्युलर है। हमारा देश में जो सेक्युलरिज्म है वो हमेशा से था, इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी सेक्युलर हुआ। तो यहाँ पर एक धर्म के नाम पर अलग से एक राज्य बनाने की जो डिमांड हो रही है, इट इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल। एंड इफ़ यू गो डीपर इनटू दिस सब्जेक्ट यू विल फाइंड के प्योर एनिमी स्टेट्स जो हैं उनका सपोर्ट यहाँ पर है। अब जो खालिस्तान स्टेट ये लोग डिमांड कर रहे हैं, जो राज्य की डिमांड हो रही है ना, उस पर थोड़ा अगर मैं प्रकाश डालूं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, ऑस्ट्रेलिया में जब रेफरेंडम हुआ था, ये खालिस्तानी रेफरेंडम, तो उसमें उन्होंने जो डिमांड की थी कि हमें सिर्फ पंजाब वाला पोर्शन चाहिए। फिर कनाडा में जब होता है तो कहते हैं कि भाई हमें पंजाब वाला पोर्शन चाहिए, दिल्ली का थोड़ा पोर्शन चाहिए, उत्तर प्रदेश का पोर्शन चाहिए, कश्मीर वाला पोर्शन चाहिए, हिमाचल वाला पोर्शन चाहिए, राइट। यूके में होता है तो वहाँ पर इस प्रकार की अलग। तो उनका एक तो फिर पहले क्लैरिटी नहीं है कि उनको एग्जैक्टली कितना एरिया चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है उसमें भी पंजाब वाला क्षेत्र है, उसकी डिमांड नहीं होती है। सिर्फ भारत के राज्यों में से ही उनको खालिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसकी डिमांड उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आईएसआई का सपोर्ट यहां पर है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिप्लोमेट्स ने लिखे हुए आर्टिकल्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लिखे हुए आर्टिकल्स और उनके द्वारा जो इंटरव्यूज दिए गए हैं वो आप देखिएगा, यू विल फाइंड के क्लियर एक एजेंडा जो है वो चल रहा है यहाँ पर, एक पूरा एक प्रोपोगेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा है। और इस प्रकार की एक्टिविटी जो है वो यूके, कनाडा, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अब ट्रैक्शन लेने लगी है। कनाडा में आप जानते हैं कि वहाँ की सरकार जो है उसको डायरेक्ट सपोर्ट है, गठबंधन की सरकार है, तो खालिस्तानी विचारधारा वाली जो पार्टी है उनका सपोर्ट है। यूएसए में देखिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, लोगों को लग रहा था कि कमला हैरिस जो हैं शी इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, इंडियन बैकग्राउंड है उनका एंड एक्सेट्रा, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुरपतवान सिंह पन्नून को बचाने का कितना सारा एफर्ट जो है वो उन्होंने किया। वो खुलेआम वहाँ से धमकियाँ दे रहा है कि मैं स्टेडियम को उड़ा दूंगा, इनको मार दूंगा। इस प्रकार के आतंकवादी विचारधारा खुलेआम स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, अटैक्स करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था बाइडन सरकार ने। ये डार्क रियलिटीज़ हैं। यूके में भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में देखने को मिल रही है। तो न्यू दिल्ली ने ये डिमांड की है कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है ना, ये जो एक्सट्रीमिज़म आपके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है आपका देश, तो इस पर आप स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाइए। क्योंकि वियना कन्वेंशन जो है उसका ये ऑब्लिगेशन है, जो होस्ट नेशन रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फॉरेन मिशंस और डिग्निटरीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और इस प्रकार के सिक्योरिटी लैप्सेस जब होते हैं तो दो देशों के रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और देखिए जो टाइमिंग है वो भी देखिए, यहाँ पर इंडिया और यूके के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग नेगोशिएशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही है। और ऐसे समय पर इस प्रकार की चीज़ें करना, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि कोई ना कोई जो है, कोई ऐसे देश हैं, कोई ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो दोनों देशों को एक होने नहीं दे रहे हैं या फिर दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करें। बट एनीवेज यूके मस्ट सेफगार्ड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, और भारत की सॉवरेनिटी जो है इसको अगर कोई अंडरमाइन करे तो ये चीज़ भारत जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, राइट, द फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक, दो टॉपिक्स हैं अब हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ टॉपिक। दिस वन इज़ अबाउट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी में हर रोज़ देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस आज भी हमारे यहाँ पर नहीं है। अवेयरनेस इन द सेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये एक इतना बड़ा इंसिडेंट हर रोज़ हो रहा है जो एवेलांच वाला हुआ, तो वो हम एक नेशनल लेवल पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ जो है उस पर उतनी डिस्कशन नहीं हो रही है। साइलेंट किलर है ये। हाउ कैन पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स लाइक पंजाब्स सड़क सुरक्षा फोर्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स। हमारा ये जो टॉपिक है ये रोड एक्सीडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में हमारे गडकरी साहब ने ये कहा है कि रोड एक्सीडेंट का एक जो मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ डिफेक्टिव रोड डिज़ाइन, ब्लाइंड स्पॉट्स, फिर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, राइट, जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बस ऐसे ही कोन्स लगाए जाते हैं, राइट। आप आगे ट्रक जा रहा है और उसके कुछ आगे कोन्स लगाए हुए हैं, ना तो कोई ऐसी एडवांस में वार्निंग दी जाती है, कुछ नहीं, राइट। इतनी ज़्यादा अनअवेयरनेस है यहाँ पर। और रोड नेटवर्क की बात करें तो यूएसए के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अगर किसी देश में है तो हमारे यहाँ पर है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हमारे देश में होते हैं। हर साल 1.8 लाख 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है, राइट। और अगर आप रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डिसेबिलिटी का आंकड़ा देखेंगे ना तो इट विल ईजीली क्रॉस 5 लाख। इतने सारे लोग और यहां पर देखिए लगभग पकड़ ले तो हम 30 लाख जितने परिवार जो हैं वो प्रभावित होते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। हर रोज 500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। इट्स लाइक एक बहुत बड़ा प्लेन हर रोज अगर क्रैश हो तो कितना बड़ा न्यूज बन जाएगा, फ्रंट पेज पे आ जाएगा ना। लेकिन क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स अलग अलग जगहों पर हर रोज हो रहे हैं तो इन चीजों को लेकर हम उतने ज्यादा अवेयर ही नहीं है। रोड की डिजाइन फ्लॉड है, दिस इज यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, गडकरी साहब ने भी उठाया है। लेकिन जनरली हम कहते हैं रेकलेस ड्राइविंग, पुअर लॉ एनफोर्समेंट। मैं जब इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था तो एक रिफ्लेक्शन आया कि हम देखते हैं हाईवेज पर जाते हैं तो पुलिस की ऐसी इनोवा खड़ी रहती है, वो एक लोकेशन पर वो चुपके से खड़े रहते हैं और वहाँ पर बड़ा कैमरा है और वो कौन स्पीड लिमिट में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें, राइट, आपको फाइन दिया जाता है। तो चलो आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड, चलो ये दैट्स गुड कि लोग जो हैं वो थोड़े डरेंगे, स्पीड को कंट्रोल में रखेंगे, तो वो एक चीज़ है। लेकिन सिर्फ आप फाइन दे देंगे तो क्या रोड इससे चीज़ें हो जाएगी? रोड जो ख़राब है उसका क्या? और नए हमारे यहाँ पर रोड बनते हैं और कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर क्रैक्स डेवलप हो जाती हैं, मेंटेनेंस जो है वो वर्स्ट किस्म का है, और साइनेजेस और मार्किंग्स और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुअर है। तो गडकरी साहब ने जो पॉइंट उठाया वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क हिम दिस थिंग एज वेल कि पिछले लगभग 10 सालों से या फिर उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, आप ही रोड मिनिस्टर रहे हैं, तो इतने सालों से ये रोड साइंस और ये सारी चीज़ें इंप्रूव क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, एक लैक्सिटी तो रही है। आज भी रोड सेफ्टी जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। कोई पार्टी आकर ऐसा नहीं कहती है और लोग भी नहीं डिमांड करते, तो पार्टी भी नहीं करती है कि हमारे राज्य में इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये रहा आंकड़ा 30,000 लोग मर गए या फिर 10,000 लोग मर गए एक साल के अंदर, तो हम रोड सेफ्टी को लेकर बड़े स्टेप्स उठाएंगे, आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, थिंग्स। इस प्रकार के भाषण आपको देखने को मिलता है कहीं पर? नहीं। अभी कुछ समय पहले मोरक्को में एक डिक्लेरेशन हुआ रोड सेफ्टी को लेकर, 100 से ज़्यादा देशों ने इसको एंडोर्स किया है। तो पंजाब सरकार जो है उसका एक इनिशिएटिव चल रहा है, इसको कहते हैं सड़क सुरक्षा फोर्स। तो ये जो सड़क सुरक्षा फोर्स है तो ये पंजाब के रोड्स को सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो भी इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ये सेंटर और दूसरे राज्यों को भी इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जीडीपी का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे, मैंने बताया ना 30-35 लाख परिवार हर साल इससे प्रभावित होते हैं। यू नेवर नो कब हमारा परिवार भी इसकी चपेट में आ जाए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों को और ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जीडीपी में भी बहुत लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस रोड एक्सीडेंट्स। Moving on to the last topic of the day, critically analyze the role of regulatory bodies in addressing unethical promotion practices by industries, particularly in sectors like infant food, medicines and junk food. बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, राइट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो हैं दूध के साथ पिए जाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर के होते हैं, नाम पता चल गया होगा आपको, अलग अलग ब्रांड्स हैं। अनएथिकल प्रमोशन किया जाता है, उसमें शुगर ही शुगर है। आपको कभी मन करे और हॉट चॉकलेट पीनी हो तो पी लो, कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा कहे कि हॉट चॉकलेट पीने से आपके अंदर वो आप रेस जीतेंगे, आपका बच्चा जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट और ये सारी चीज़ें भी, आप लेटेस्ट रिसर्च भी ये कहती हैं कि कोई ऐसा ड्रिंक पीने से आपकी हाइट बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ जाएगी या फिर कम होगी, ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें, थोड़ी चीज़ें जो हैं, जहाँ तक मैंने समझा इसको, ये हमारे जीन्स और डीएनए का पार्ट रहती है। जितनी आपकी हाइट होने वाली है वो होगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी। ड्रिंक पीने से ऐसा अगर हो जाता तो आज देश के सारे लोग जो हैं वो 6 फुट के होते हैं हमारे यहाँ पर, या फिर उससे ज़्यादा होते हैं। और
एक्सेसिव हाइट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत लंबी हाइट है तो इट्स गुड, ये तो एक पर्सपेक्टिव है। एनीवेज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स शो लिटिल एपेटाइट फॉर रेनिंग इन वायोलेटर्स। एक एक्ट है यहाँ पर, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। और ये जो एक्ट है इट प्रोहिबिट्स फंडिंग सेमिनार्स, मीटिंग्स और गिविंग पेक्यूनियरी बेनिफिट्स टू हेल्थ वर्कर्स। आप फंड देना, घुमाने के लिए ले जाना, मीटिंग्स करना, ये सारी चीज़ों पर बैन है, ये लॉ है। अब एक एबॉट न्यूट्रिशन है, इसने एक वायोलेशन किया है। क्या किया इन्होंने? एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर एक बहुत बड़ी समिट रखी और यहाँ पर देश के बहुत सारे जो पीडियाट्रिक्स हैं, यानी कि जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया गया। 5 स्टार रिजॉर्ट में था, सारी चीज़ें रखी गई, राइट, खाना पीना ये वो एक्सेट्रा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को फ्लैग किया कि भाई एबॉट जो हैं तो इसने ये वायोलेशन किया है, ये स्पॉन्सरशिप और ये इवेंट्स जो हैं ये चीज़ों को वायोलेट करते हैं। दूसरी एक कंपनी है एबवी हेल्थ केयर, ये मोनाको और पेरिस, ये बहुत एक्सपेंसिव लोकेशंस है। पेरिस तो चलो ठीक है, लेकिन मोनाको इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर डॉक्टर्स को ट्रिप्स पर ले जाया जाता है। और ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात है, छोटी छोटी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, वो भी आपके लोकल एमडीज़ को हर साल अलग अलग देशों के पैकेजेस प्रोवाइड करती है कि साहब बताइए, ये रहा पृथ्वी का मैप, कहाँ पर जाना आप पसंद करेंगे? स्कैंडिनेवियन देशों में जाना है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाना है, कहाँ पर जाना है आप बोलिए। हर साल इनका नया नया पैकेज होता है। तो डॉक्टर्स को घूमने के लिए क्यों ले जाते हैं? उनके परिवार के साथ फर्स्ट क्लास सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मिली भगत है। डॉक्टर्स को बताया जाएगा कि आपको ब्लड प्रेशर के लिए हमारी ही दवाई जो है वो रेकमेंड करनी है। स्पेशल ऑडिट फाउंड दैट 1.9 करोड़ वे स्पेंड आफ्टर दिस पेरिस ट्रिप फॉर 24 डॉक्टर्स। और एक यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉरबिड्स फार्मा कंपनीज फ्रॉम ऑफरिंग ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ये UCPMP है, इसका क्लियर वायोलेशन हो रहा है। अगर इसमें सज़ा मिलती है या फिर साबित हो गया तो डॉक्टर्स जो हैं उनको 3 महीने 1 साल तक उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो सकता है, उनको प्रोफेशनल प्रैक्टिस में से उनको बैन किया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ पर पतंजलि, मिसलीडिंग क्लेम्स किए गए, राइट, ये खाओ तो कोविड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ली। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 जो हैं इसका वायोलेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया, इसके बावजूद भी पतंजलि पर कोई एक्शन नहीं ली गई है। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। और जंक फूड का जो कंजम्पशन अब बढ़ा है तो इसकी वजह से NCDs काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है। हमने देखा ना कि काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो हैं उनकी मृत्यु हो रही है। मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, एडवर्टाइजिंग कोड जो हैं इसको इग्नोर किया जा रहा है। देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस एट ऑल इन ब्रेकिंग लॉज। और इम्प्यूनिटी से कोई भी डर नहीं है इनको, राइट। वीक इन्फोर्समेंट है, उनको पता है कि हरी पत्ती अगर दे दोगे तो काम चल जाएगा, तो वो हरी पत्ती दे रहे हैं और उनका काम चल रहा है, तो क्यों इनको सज़ा नहीं मिल रही है? सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। सो इसका यही है, वीक एनफोर्समेंट है और वीक एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पब्लिक अवेयरनेस और अच्छे ऑफिसर्स, वी नीड अच्छे गुड ऑफिसर्स। भारत को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए वी नीड गुड पॉलिटिशियंस, वी नीड गुड ऑफिसर्स जो इन सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।